की शुरुआत में हम 8 कैंडिडेट्स को देखते हैं जो कि एक बड़ी कंपनी की नौकरी की एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कम रोशनी है और सभी कैंडिडेट्स को एकदम बराबर दूरी पर बैठाया गया है। वहाँ उनकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। जब सभी लोग अपनी सीट्स पर बैठ गए तो एक गन के साथ एक गार्ड की एंट्री हुई, जिसे देखकर सब लोग कुछ हद तक परेशान हो गए। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आया जो अपने आप को द इन्विजिलेटर बताता है। हमें पता चलता है कि वो सभी कैंडिडेट्स इससे पहले की सारी परीक्षाएं पास कर चुके थे। अगर वो ये वाली एग्जाम भी पास कर लेंगे तो उन्हें उनके सपनों की नौकरी मिल जाएगी। इस टेस्ट के रूल के मुताबिक इन्विजिलेटर उन्हें बताता है कि इस टेस्ट में देश के किसी भी संविधान का कोई भी रूल नहीं मान्य होगा और कैंडिडेट को सिर्फ एग्जाम के सारे रूल्स पर ही चलना होगा। उन्हें गार्ड और इन्विजिलेटर से बात करने की भी परमिशन नहीं है। उसने बताया अगर उन्होंने जानबूझकर या किसी भी कारण से उनके सामने रखे कागज को बर्बाद कर देते हैं या फिर उस रूम से किसी भी वजह से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस टेस्ट को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 80 मिनट है और उनके सामने रखे क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसका उन लोगों को जवाब देना है। क्या किसी का कोई सवाल है? इन्विजिलेटर ने सबसे पूछा। किसी का कोई भी जवाब न मिलने पर वो सभी को गुड लक कहकर कमरे से बाहर चला गया। जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर को पलटा तो उन्होंने देखा कि वो दोनों तरफ से एकदम खाली है। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। गुजरते समय के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। कैंडिडेट नंबर 2 ने उस पेपर पर लिखना स्टार्ट किया कि उसे ये नौकरी क्यों चाहिए। वहाँ पर लगे कैमरे उसके पेपर पर जूम करते हैं और गार्ड को उसे कमरे से बाहर निकालने का ऑर्डर मिल जाता है क्योंकि उसने अपने पेपर को खराब कर दिया था। नंबर 2 दूसरे मौके की भीख मांगती रही और गार्ड से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन गार्ड ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद कैंडिडेट 5 सोचता है कि वो लोग इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो लोग आपस में तो बात कर सकते हैं। वो बाकी सभी को भी ये बात बताता है और वो सभी लोग उसका विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें साथ मिलकर सवाल और जवाब दोनों ढूंढने होंगे। और वो सब लोग टेस्ट पास करने के लिए कई तरीके खोजते हैं, लेकिन इस दौरान कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता है। एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन तब नंबर 5 कैंडिडेट ने उसे सलाह दी उन सबको अपने नकली नाम रख लेने चाहिए ताकि उन सबको अपनी असली पहचान ना बतानी पड़े। वो नंबर 1 को डेफ नाम देता है क्योंकि वो स्टार्टिंग से कुछ नहीं बोल रहा है। उन्होंने लड़कों के नाम उनकी जाति के हिसाब से ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट रखा, जबकि लड़कियों के नाम उनके बालों के रंग के हिसाब से रखे। ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क रखे जाते हैं। व्हाइट सुझाव देता है कि वो लोग अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो चांस लेकर खड़ा हुआ और सभी लोग ये देखकर खुश थे क्योंकि गार्ड अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। इसका सीधा मतलब ये था कि वो उस रूम में कहीं पर भी घूम सकते हैं। रोनेट को लगता है सवाल किसी इनविजिबल इंक से लिखा गया है, तो सभी लोग उसकी बात मानकर टेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो लोग ये करें कैसे। रोनेट खड़ी हुई और लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपने पेपर को ध्यान से चेक करने लगी, लेकिन उसे उस पेपर पर कुछ नहीं मिला। वो बाकी सब लोगों से भी आग्रह करती है कि वो सभी लोग अपना पेपर चेक करें क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि सवाल सिर्फ एक पेपर पर लिखा हो। सभी उसकी बात मानकर पेपर पर सवाल ढूंढने लगे, लेकिन डेफ चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। व्हाइट उसका पेपर लेकर लाइट में उसे चेक करता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। ब्लैक उन्हें सुझाव देता है कि शायद ये क्वेश्चन उन्हें यूवी लाइट में दिखाई देने लगे और वो सभी लोग यूवी लाइट को ऑन करने वाले स्विच को ढूंढने लगते हैं। स्विच ना मिलने पर वो किसी ऐसे लाइट बल्ब को ही ढूंढने लगे, लेकिन डेफ उनकी कोई मदद नहीं करता है। वो चुपचाप बेचैनी से वहीं पर बैठा रहता है। ब्रॉन्ड को वहाँ पर इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप मिलती है, लेकिन वहाँ पर उसे ऑन करने का कोई स्विच नहीं था, इसलिए उन्हें कमरे की सभी लाइट्स को तोड़ना होगा जिससे वो इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप अपने आप ऑन हो जाए। लेकिन ब्राउन तर्क देता है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर वो सभी लोग वोट करते हैं और प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। कमरे के सारे लाइट्स टूटने के बाद इमरजेंसी ब्लू लाइट ऑन हो गई और हर कोई पेपर में सवाल ढूंढने के लिए लग गया सिवाय डेफ को छोड़कर। ब्रोनेट स्ट्रिप लाइट की पहली लेयर उतारने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी भी जली नहीं थी। वो लोग लाइट स्ट्रिप को उतारने के लिए औरतों की हील का इस्तेमाल करते हैं जिससे लाइट का रंग चेंज होकर पीला हो गया और उन्हें पेपर पर अभी भी कुछ नहीं दिखा। उनके पास अब सिर्फ 60 मिनट बचे हैं। व्हाइट को सोचता है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। सभी लोग उसकी टेबल के आसपास खड़े हो जाते हैं और उसके पेपर को पेंसिल से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ सामने नहीं आया। व्हाइट उसके पेपर के अलग अलग टुकड़े कर देता है ताकि वो लोग अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकें और वो पेपर पर पेशाब करके भी देखता है कहीं वो इनविजिबल इंक लिक्विड एक्टिवेटेड तो नहीं। ब्लैक और व्हाइट में काफी खतरनाक बहस छिड़ जाती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो लोग डेफ को रोता हुआ देखकर चुप हो जाते हैं। डेफ अपनी सीट पर बैठा बैठा रोने लगता है और बाकी सभी लोग अचरज से उसे देखते हैं। इसके बाद वो फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाने लगा। वो कहता है कि उसे उस पेपर में खुद की झलक दिखाई दे रही है। बाकी सब लोग उसके बड़बड़ाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और फिर से पेपर पर क्वेश्चन ढूंढने की
कोशिश करने लगते हैं। सभी लोग अपने तर्क देते हैं। उनमें से कुछ का मानना है कि इन्विजिलेटर ही इन सब के पीछे है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सीईओ इन सब के पीछे है। सभी लोग प्रेशर में आकर एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं और डार्क बड़े विश्वास के साथ कहती है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि कंपनी का सीईओ बहुत बिजी रहता है। उसके पास इन फालतू कामों के लिए फुर्सत नहीं है और उसके पास कंपनी के सारे राइट्स हैं। ये सब साफ है कि वो कंपनी के बारे में उन सब से ज्यादा जानती है। लेकिन ब्राउन उससे पूछता है कि वो सीईओ के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। डार्क ने बताया कि वो इसी कंपनी में काम करती है और उसने अभी तक सीईओ के नहीं देखा है, और जब उसने एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसे इस टेस्ट के लिए चुना गया। और व्हाइट उन सबको बताता है कि उसे सामने से ये जॉब ऑफर की गई थी और बाकी सब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। एक चीज इन सब में कॉमन थी, उन सभी लोगों में से कंपनी के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उन्हें कोई भी सवाल पूछने के लिए मना किया गया था। डार्क उन्हें बताती है कि वो एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी बायरोग है। कुछ साल पहले एक महामारी जब पूरी दुनिया में फैल गई थी तो उसका इलाज इसी कंपनी ने ढूंढा था और इस वक्त इनका सालाना टर्नओवर $20 बिलियन है। ब्लैक उन सब से कहता है कि शायद कंपनी को एक नई घातक बीमारी का इलाज मिल गया है जो कि दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले रही है। ब्रोनेट उत्सुक होकर ब्लैक से कहती है कि वो इन सब के बारे में और बताए। व्हाइट को शक हुआ और उसने ब्रोनेट से पूछा क्या वो भी इस वायरस से इन्फेक्टिव है। ब्रोनेट ने साफ मना कर दिया और ना कह करे बात को खत्म किया और सबका ध्यान भटकाने के लिए वो गार्ड की तरफ बढ़ी और गार्ड से बिना बात किए ही उसके जेब से लाइटर निकाल लिया। वो सभी लोग लाइटर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लाइटर का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को चालू करना चाहते हैं, जिससे पानी चालू हो जाएगा और वो कागज पर लिखी हुई चीज को विकसित कर सकते हैं। ब्रोनेट एक कुर्सी पर चढ़ी और उसने फायर अलार्म के नीचे लाइटर किया, लेकिन वो फायर अलार्म तक पहुंच नहीं पाई। व्हाइट ने उसकी मदद के लिए उसे एक मुड़ा हुआ कागज दिया, जिसे जलाकर वो फायर अलार्म के पास उसे ले जाती है और फिर पानी चालू हो गया, लेकिन कागज पर कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर अचानक गार्ड उन सब की ओर बढ़ने लगा। फिर ब्रोनेट उस कागज को खोलकर देखती है और उसे पता चला कि वो उसका अपना कागज है। अपना कंपटीशन कम करने के लिए व्हाइट ने उसे धोखा दिया था। वो जाते जाते व्हाइट को घटिया धोखेबाज आदमी कहती है। फिर गार्ड दरवाजा बंद कर देता है और फिर गुस्से में ब्लैक व्हाइट की ओर बढ़ता है और उसे कहता है कि वो एक गुस्से में उसकी बत्ती बुझा देगा। अचानक से कमरे की ही बत्ती बुझ गई। वो लोग समझ गए कि कमरे में वॉइस कंट्रोल सिस्टम है, इसलिए वो कुछ भी बोलने से पहले एक दूसरे को सावधान करते हैं। और फिर से डेव का रोना चालू हो गया। व्हाइट उसके सामने जाकर बैठा और उसे धमकाकर अपना ही पेपर फाड़ कर खाने के लिए कहने लगा। फिर गार्ड डेव के पास पहुंचा और उसे भी पकड़कर रूम से बाहर कर दिया और अब रूम में सिर्फ 5 कैंडिडेट बचे थे। घटिया इंसान, ब्लैक ने व्हाइट से कहा, लेकिन व्हाइट मुस्कुराते हुए कहता है कि सबको तो व्हाइट का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने उन सबका कंपटीशन कम कर दिया है। वो सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि उसे सवाल के बारे में पता है, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। और ब्लैक को गुस्सा आता है और वो उसे एक घुसा मारता है और वो बेहोश हो जाता है। वो सभी लोग उसे उठाकर एक सीट से बांध देते हैं, उसका मुंह एक टाई से बांध देते हैं ताकि वो कुछ बोल ना पाए। कुछ देर बाद व्हाइट को होश आया। डार्क ने जैसे ही टाई को खोला, व्हाइट उससे दवाई देने की रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टिव है और उसे जिंदा रहने के लिए हर घंटे वो दवाई लेना बहुत जरूरी है। ब्लैक उसके कपड़ों में दवाई की जांच करता है, लेकिन उसे उसके कपड़ों में कुछ भी नहीं मिलता है। इससे उन सबको शक होता है कि व्हाइट बहाने बना रहा है जिससे वो सभी लोग उसे छोड़ दें। लेकिन व्हाइट उन सबको कहता है कि उनमें से ही किसी ने उसकी गोली ली है और वो कहता है कि गोली के बदले वो उन सबको वो सवाल बता देगा। फिर से व्हाइट बेहोश हो गया और उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उनमें से कुछ को लगता है कि वो अब भी नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि ये सब ढोंग नहीं है और वो सभी लोग मिलकर कमरे में गोली को ढूंढने लगे, लेकिन गोली कहीं नहीं मिली। डार्क को शक है कि ब्राउन ने गोली को कहीं छिपाया है और उसका शक सही निकला। ब्राउन ने अपनी टेबल के नीचे गोली को च्युइंगम से चिपका कर रखा था और डार्क व्हाइट को वो टेबलेट खिलाने वाली होती है, लेकिन तभी ब्राउन ने उसके हाथ को मारा और वो गोली सीधी एक जाली के नीचे जाकर गिर गई। वो सभी लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डार्क घबरा कर कैमरे के सामने गई और वो इन्विजिलेटर से और व्हाइट को बचाने के लिए कहने लगी, लेकिन तभी गार्ड ने उसे पकड़कर रूम से बाहर कर दिया और उसके जाने के बाद ब्राउन ने उस गोली को एक पिन से बाहर निकाला और व्हाइट की जान बचाई। उसके ठीक होने के बाद सभी लोग उससे उस सवाल के बारे में पूछते हैं जिसे बताने का उसने वादा किया था। उसके हिसाब से सवाल वो सब खुद हैं। वो सभी लोग सवाल की खोज कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जो बचेगा वही जवाब होगा। वो सभी लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और वो सभी लोग कुछ कर पाते इससे पहले व्हाइट गार्ड की तरफ उसकी गन के लिए भागा, लेकिन ब्लैक उसकी तरफ बढ़ा और उसे धक्का लगाकर नीचे गिरा दिया और गन को अपने हाथ में ले लिया और वो व्हाइट को अपना निशाना बनाते हुए कहता है कि वो किसी को गोली नहीं मारेगा। मौका पाते ही व्हाइट ने ब्लैक से गन छीन ली और जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि गन में फिंगरप्रिंट सिस्टम है, जिससे गोली चलेगी तो सिर्फ गार्ड के हाथ ही चलेगी। व्हाइट ने गार्ड के हाथ का इस्तेमाल करते हुए सबकी तरफ बंदूक तान दी और कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से बाहर चले जाओ। ब्राउन अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है
और ब्लॉन्ड भी अपनी जान को इम्पोर्टेंस देते हुए वो भी कमरे से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि लाइट्स बंद, और कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और व्हाइट कमरे में अंधाधुंध गोली चलाने लग जाता है। और जब फिर से लाइट्स ऑन हुई तो हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक की छाती पर गोली लगने के कारण वो नीचे गिर गया है और व्हाइट आसपास नजर दौड़ाता है और वो देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे के अंदर था। वो उसे भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो टाइमर को देखकर रुक जाता है। फिर व्हाइट कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर से कहता है कि वो इस कंपटीशन का विजेता है। फिर गार्ड व्हाइट के पास आया और उसे टाइम दिखाता है। व्हाइट को ये देखकर झटका लगा कि अभी भी टाइम पूरा होने में 20 सेकंड बाकी हैं और उसे टेस्ट के दौरान इन्विजिलेटर से बात करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर हमें पता चलता है कि जब वो सभी लोग सवाल ढूंढने में बिजी थे तो डेफ ने चुपके से घड़ी का समय बदल दिया था और आखिर में एक ही कैंडिडेट बची थी जिसका नाम है ब्लॉन्ड, और उसने जमीन से डेफ का चश्मा उठाया जो कि बाहर जाते वक्त नीचे गिर गया था और वो पेपर पर देखती है जिस पर लिखा होता है क्वेश्चन 1 और उसे जबरदस्त झटका लगा जब डेफ कमरे में आकर कहता है कि वो ही कंपनी का सीईओ है। वो टेस्ट के दौरान सब पर नजर रखने के लिए वहां आया था। फिर ब्लॉन्ड उसके पास जाकर कहती है नो। इन्विजिलेटर और सीईओ उसे देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि उसने सवाल ढूंढ लिया था और टेस्ट में पास हो गई थी। पता चलता है कि टेस्ट की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने सबसे पूछा था क्या किसी का कोई सवाल है। यही वो सवाल था जिसका उन सबको जवाब देना था। ये पूरा एग्जाम कैंडिडेट्स की होशियारी का टेस्ट करने के लिए था और वो लोग ब्लॉन्ड को सीईओ की सेक्रेटरी बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो इस जॉब को स्वीकार नहीं करती है क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती है जहाँ पर लोगों को मारा जाता हो। इस पर इन्विजिलेटर ने उसे बताया कि ब्लैक अभी तक मरा नहीं है। वो बताता है कि जो गोली उसे लगी वो एक कैप्सूल है जो बॉडी में जाकर घाव को ठीक कर देती है। असल में यही वो दवाई है जो उन लोगों के द्वारा बनाई गई है और ये दवा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। आखिर में ब्लॉन्ड जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और वो सीईओ से हाथ मिलाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।